हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं PT5 पेपर नंबर 2। पेपर अपन बोल सकते हैं कि आज का जो टेस्ट पेपर था वो रिलेटिवली मॉडरेट सा था। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी आसान है, तो अपने को ये देखना था कोई भी क्वेश्चन में उलझना नहीं था, है ना। इजी क्वेश्चंस को पहले हिट करना था। कोई भी एग्जाम हो, इजी क्वेश्चंस पहले करो, है ना। 5-7 ऐसे क्वेश्चन हमेशा होंगे जो तुम आराम से बना सकते हो, उन्हीं को हिट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने पास अलग अलग स्टेटमेंट है। S1 है 0 टू इंफिनिटी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई log 2। ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो इसमें अपन लिखते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि x 0 से इंफिनिटी में जाएगा तो टेन थीटा 0 से π/2 में चला जाएगा, थीटा 0 से π/2 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने x इज इक्वल टू टेन थीटा रख दिया, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2, है ना। थीटा विल बी टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 0 टू टेन इनवर्स इंफिनिटी विच इज π/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा log ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। dx की जगह अपन ने क्या लिख दिया? dx विल बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आ गया x1 इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 टू π/2, 2 बाहर ले लिया। log ऑफ सेक थीटा, log ऑफ सेक थीटा को लिख सकते हैं माइनस log ऑफ कोस थीटा। 0 से π/2 में तो सब पॉजिटिव है, 2 बाहर ले लिया इनटू डी थीटा। अब log कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 अपन जानते हैं क्या, बोलो? दैट इज माइनस ऑफ π/2 इंटू ln ऑफ 2। तो आंसर क्या आ रहा है? पाई ln 2, ठीक है। सही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। S2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब ऑफ 2n प्लस 1x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है ना। ये 0 दिया हुआ है, अपने को चेक करना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अपन ने क्या किया? अपन बोल रहे हैं कि f ऑफ हियर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ऐसा आ रहा है यहाँ पे, है ना। पाई माइनस एक्स रखते ही ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वही सेम रहेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं कि 0 टू π/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है? 0। S3 क्या है? 0 टू 4, सिंपल सी प्रॉब्लम है, चेक कर लेंगे। S4 इंटीग्रेशन -2 टू 2, ये भी अपन चेक कर लेंगे, है ना। ये ट्रू आ रहा होगा और ये अपने पास फॉल्स आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? f ऑफ x इज इंटीग्रेबल ओवर 1 टू 2, देन 1 टू 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू। तो अपने को चेक करना है ABCD में क्यों कौन इसके इक्वल है, ठीक है। तो A को अलग अलग को उठाते हैं अपन। फर्स्ट क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r/n। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। r/n को रख देंगे f ऑफ x, सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ r/n विल बी f ऑफ x। r/n को मैंने क्या रख दिया यहाँ पे? x, ठीक है। लिमिट की बात आती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये r इज इक्वल टू 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n क्या होगा? 0 को टेंड करेगा, ठीक बात है ना। और n/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 को टेंड करेगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स ही आ जाएगी।
तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी को चेक करते हैं, है ना, सिंपल इसी तरीके से अपन चेक कर लेंगे। बी अपने पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर बाई एन 1 बाई एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 टू 2n एफ ऑफ आर बाई एन, ये क्या होगा, है ना, ये बताना है अपने को। तो इसमें भी वही है, x इज इक्वल टू आर बाई एन रखा तो इंटीग्रेशन f ऑफ, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x dx। बात आती है लिमिट की, लिमिट r इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n प्लस 1 अपॉन एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करने वाला है बच्चों, 1 को। अपर लिमिट क्या है, 2n अपॉन एन, 2n अपॉन एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करने वाला है, 2 को। ये आ रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, इसका मतलब ये मैच कर रहा है, बी इज करेक्ट आंसर। सी, है ना, ऐसे अपने को चेक करना है। सी क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन एफ ऑफ आर प्लस एन बाई एन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस आर बाई एन, इसका सिग्मा फ्रॉम, लिमिट्स क्या है यहाँ पे सिग्मा की, r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक। तो ये देखो कन्वर्ट किस में हुआ, f ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना, r बाई एन की जगह x रख दिया। अब लिमिट की बात करते हैं, r इज इक्वल टू 1 पे लिमिट फिर से अपन बोलेंगे कि 1 बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, n बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1। तो ये लिमिट आ रही है f ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स 0 टू 1। इस इंटीग्रेशन को मैं आराम से लिख सकता हूँ 1 टू 2 f ऑफ x डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ y dy लिख दो, है ना, 1 प्लस एक्स को मान लो y। सेम मतलब C भी करेक्ट है ना। ऐसे D अपन चेक कर लेंगे, D क्या मिलेगा अपने को, इनकरेक्ट, वहां पे भी 0 टू 2 आएगी लिमिट, है ना। तो B एंड C ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अपने को उठा के अलग अलग ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड, ठीक है, कौन सा सही है इनमें से। तो पहले in और in माइनस 1 या in प्लस 1 में अपने को रिलेशन निकालना है, वो निकलते ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं अपन, in इज इक्वल टू रिडक्शन फॉर्मूले से अपन ने बोला कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे in माइनस 1 या in प्लस 1 में। मैंने क्या बोला, इसको एक फंक्शन इसको मान लेते हैं और एक फंक्शन 1 को मान लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो 1 का तो अपन करने वाले हैं इंटीग्रेशन और इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू 1, ठीक है, माइनस, अब x तो एज इट इज x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस n था, तो माइनस n एक तो आ गया बाहर, ठीक है, वो प्लस बना दिया इसने, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, n प्लस 1, है ना, माइनस n माइनस 1 दैट इज n प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x dx, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है, हो गया। अब देखो ये बन रहा है 2x स्क्वायर, तो अपने काम का चीज बन गया। 0 टू 1 में ये इंटीग्रेशन 1 रखा तो ये क्या आ रहा है 1/2 की पावर n, और 0 पे ये 0, तो 1 अपॉन 2 की पावर n आ गया ये x इज इक्वल टू 1 रखने पे, प्लस n इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था तो प्लस 2 तो माइनस 2 आ गया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये देखो क्या आ रहा है, in इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस
n इंटू, ये डिवाइड कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये बन जाएगा ये, माइनस 2n इंटीग्रेशन 0 to 1 है अभी भी, 0 to 1 0 to 1 0 to 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये क्या बनेगा अपने पास 2 अपॉन, अच्छा माइनस 2n अपन ने बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो ये क्या है, ये यदि in है तो ये भी क्या है 2n इंटू in, ठीक है। तो in इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये 2n इंटू in माइनस 2n इंटू, ये क्या बन रहा है देखो, ये in प्लस 1 बोल सकते हैं क्या, बोलो, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को प्रूफ करना है in प्लस 1 को in की टर्म्स में, in प्लस 1 को एक तरफ ले लो, in प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2n माइनस 1 इंटू in, ठीक है। अब in प्लस 1 क्या आ गया, in प्लस 1 इज इक्वल टू 2n 2 की पावर n प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2n इंटू in। अब हर एक प्रॉब्लम बन जाएगी अपनी, आई थिंक, है ना। अपने को क्या क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, बोलो, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली वी कैन गो फॉर बी एंड सी, यहां से चेक कर लेंगे, थर्ड हो गया। अब I2 निकालना है, तो I2 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू क्या रख देंगे अपन, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, है ना, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। I1 अलग से निकालना पड़ेगा, I1 क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, दैट इज tan इनवर्स x, 0 से 1 में क्या आ जाएगा π/4 रख देंगे, इसकी वैल्यू in की जगह π/4, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। 4 क्या बोल रहा है, f of 2 minus x is equal to f of 2 plus x, f of 4 minus x is equal to f of 4 plus x। तो इन दोनों बातों से अपने को ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ये फर्स्ट वाला बोल रहा है 2 के इधर और 2 के प्लस में x जाए, 2 के माइनस x में जाए तो सिचुएशन सेम है, 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ये बात क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 के अबाउट सिमेट्रिक है फंक्शन, तो 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक है और 4 के अबाउट भी फंक्शन सिमेट्रिक है ना। इतना अपने को समझ में आ रहा है ना, 2 के x इज इक्वल टू 2 के इधर जाए दोनों सेम मिलने वाला है, 4 के इधर जाए दोनों सेम मिलने वाला है, ये अपने को समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना। तो अब इसको अपन मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली मैंने बोला इसकी जगह रख दो क्या अपन 4 माइनस एक्स का यूज कर लेते हैं अपन, इसकी जगह रख देते हैं 2 माइनस एक्स, है ना। इस फर्स्ट में x को रिप्लेस कर दो 2 माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा f ऑफ 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है 4 प्लस एक्स, तो f ऑफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट मीन्स t, दिस इज पीरियड विल बी 4, f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to r, this is true for all x belongs to r, हमेशा ट्रू है। तो टाइम इसका अपन बोलते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 4, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ से निकली। अब अपन आते हैं, अपने को क्या दिया हुआ देखो, इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, वी हैव टू फाइंड 0 to 50 f of x dx। अब मैंने क्या बोला, इसका पीरियड अपने को मिल गया 4, तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 0 to 48 f of x dx प्लस, है ना, 4 के पीरियड में ब्रेक कर लिया 48 to 50 f of x dx। इस 50 को अपन लिख सकते हैं 48 प्लस 2। अब इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 12, टोटल 12 इंटरवल बने 4 के, तो 12 इंटू 0 to 4 f of x dx प्लस
48 टू 48 प्लस 2, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे को 0 टू 4 को सॉल्व करना है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इसमें, क्योंकि 0 टू 2 अपने को दिया हुआ है, तो 0 टू 4 में जाने के लिए मैंने हाफ वाली प्रॉपर्टी यूज करी। 12 0 टू 4 को मैंने लिखा 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है ना। 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और उसको अपन हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो वैसे ही 5 हो गया। क्या रहा है 12 इंटू 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को ध्यान से देखो क्या है, एफ ऑफ 4 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 4 प्लस एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ये तो अपना काम बहुत आसान हो गया। 12 इंटू 2 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 5, ये क्या बन जाएगा 25 इंटू 5। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 125 आंसर आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं बी ऑप्शन की। इंटीग्रेशन -4 टू 46 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगेन अपन इसको बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं -4 टू 44 प्लस 2 टू 44 टू 44 प्लस 2, ये लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन क्या है ना, 4 के कितने इंटरवल है अपन, है ना, पीरियड के कितने इंटरवल बन रहे हैं, 12 इंटरवल बन रहे हैं। 44 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, 48 बाई 4 कितना 12 इंटरवल बन रहा है। 12 इंटू 0 टू 4 में इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें तो सेम रहनी है ना। 0 टू 4 के बाद रिपीट करेगा, तो कोई एक इंटरवल में कैलकुलेट कर दो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो वही आ रहा है। प्लस ये क्या बन रहा है 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये तो वही बन गया ना सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपन आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है देखो, 1 टू 51 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 टू, अपने को एक 4 का इंटरवल बनाना है, तो 1 टू 49 लिख लेता हूं इसको, 1 टू 49 प्लस 49 टू 51। ठीक है, 1 टू 49 अगेन अपन बोल सकते हैं 12 इंटू, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, टोटल इंटरवल बन रहा है 49 माइनस 1 48, 4 का कितना इंटरवल बन रहा है 12, तो 12 इंटू 1 टू 4 0 टू 4 एफ डी एक्स, ये तो सही है। प्लस 49 टू 51, इसको देखते हैं अपन, है ना, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 2, 51 था ना, 48 प्लस 3, तो ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, ये बोल रहा है वो, ऐसा कुछ है ना। 4 इसका पीरियड है, तो मान लो ग्राफ इससे थोड़ा सा इमेजिन करें इसका ग्राफ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 पे यदि ये पीरियोडिक है तो 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। मान लो ऐसा कुछ इसका ग्राफ है, तो ये 4 के अबाउट सिमेट्रिक है और 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक है। थोड़ा सा रफ स्केच बना रहा हूं मैं कि ऐसा कुछ अपन इमेजिन कर सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है ऐसा कुछ रहा होगा।
है ना। x इज इक्वल टू 4 के अबाउट भी चीज़ें सिमेट्रिक है, तो इसके बाद में वापस नीचे चला जाएगा, है ना। अब ये जो भी दिख रहा है अपने को, ना 2 मान लो ये 3 पे कट कर रहा है तो ये 1 पे कट कर जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 में जो ये सिचुएशन है वही सेम सिचुएशन मान लो ऐसे सब जगह रह रही है इसकी। इस टाइप का कुछ एज्यूम किया मैंने, तो देखो 1 2 3 क्या यहां से यहां तक के इंटीग्रेशन के बराबर होगा क्या, है ना। 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अलग अलग है, कुछ कह नहीं सकते, वी कांट से, है ना। कॉन्फिडेंशियली अपन ये नहीं बोल सकते कि ये इसके इक्वल होगा ये वाला एरिया, है ना, इस वाले एरिया के, कुछ भी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डायरेक्टली से, ठीक है। डी, ऑप्शन नंबर डी को देखो क्या है, 2 to 52, 2 to 52 f dx, इसको अपन ने लिख दिया 2 to 50 प्लस इंटीग्रेशन 50 to 52, 2 to 52 क्या है, ये अगेन हो जाएगा 12 इंटू 0 to 4 f dx प्लस 50 to 52 को मैं लिख सकता हूं 48 प्लस 2 48 प्लस 4 2 to 4 f dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला मैं जस्ट x की जगह 4 माइनस एक्स रख रहा हूं, है ना। x की जगह क्या रख रहा हूं, 4 माइनस एक्स रख रहा हूं। उससे होगा क्या, इससे 2 रखने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, यहां पे 2 आ जाएगा, और 4 रखने पे ये आ जाएगा 0, है ना। x को मैंने रिप्लेस किया बच्चों 4 माइनस टी से, तो ये बन जाएगा f ऑफ 4 माइनस टी इंटू माइनस डी टी। तो माइनस डी टी तो इसको अपन चेंज कर देते हैं 0 to 2 लिख सकते हैं, ये इसकी जगह मैंने x को रिप्लेस किया है 4 माइनस टी से, 0 to 2 f ऑफ 4 माइनस टी डी टी। एफ ऑफ 4 माइनस टी को मैं अगेन बोलूंगा, यहां से लिख सकता हूं f ऑफ 4 प्लस टी। बोलो f ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स, तो वहां से अपन इसको f ऑफ 4 माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 4 प्लस टी। f ऑफ 4 प्लस टी को फिर से मैं बोलूंगा कि क्या लिख सकता हूं, f ऑफ टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये गिवन था अपने को f ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। यदि ग्राफिकली भी देखें तो अपन बोल सकते हैं कि 2 to 4 में जो इंटीग्रेशन है वही सेम इंटीग्रेशन रहने वाला है 0 to 2 में। ऐसा कुछ तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा ना, ऐसे यही सेम ग्राफ यहाँ पे है, यही सिमिलर सा ग्राफ यहाँ रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये 5, है ना। इनिशियली थोड़े से शुरुआत में क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली मॉडरेट है ना। जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ेंगे क्वेश्चन इजी ज़्यादा है बाद में, तो ये अपने को ध्यान देना था पेपर में। नेक्स्ट है देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 टू एक्स 4t स्क्वायर माइनस 2f डैश टी डी टी, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, f डैश 4 निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब 4 टू एक्स 4t स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपने को पता है कि ये 4 to 4 में इंटीग्रेशन 0 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसीलिए अपन ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ डैश एक्स, ठीक है, ये आने वाला है। अब x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं, एफ डैश 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 16 64 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश 4, सिर्फ एफ डैश 4 ही यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सब कुछ नॉन है अपने को।
तो यहां से देखो एफ डैश 4 क्या निकलने वाला है, एफ डैश 4 विल बी, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 32/9, एफ डैश 4 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, एफ डैश 4 इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ 8 है ना, तो उसके लिए अपने को एफ ऑफ 8 निकालना पड़ेगा। तो अपन ने बोला कि यहां से एफ ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 8 एक्स की जगह 8 रख देते हैं तो 1/64 इंटीग्रेशन। अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरा, इंटीग्रेशन अपन ने किया तो ये आ जाएगा 1/x², तो एज इट इज ये पूरा इंटीग्रेशन यदि किया तो ये आ जाएगा 4t³ है ना, तो 4 × x³ माइनस 4³/3 माइनस 2 × एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 ये लोअर लिमिट, ठीक है। एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू, अपने को ये एफ ऑफ एक्स निकाला अपन ने, अब रख देते हैं एफ ऑफ 8 1/64 4 × 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 वी नो, एफ ऑफ 4 क्या बच्चों, यहां से एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 0, एफ ऑफ 4 0 है तो ये तो हो गया 0। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एफ ऑफ 8, तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो अपन यहां से निकालेंगे एफ ऑफ 8, सॉल्व करके एफ ऑफ 8 निकाल लेंगे। एफ ऑफ 8 मिलने वाला है अपने को 32/33 इंटू, ये कैलकुलेशन करना खुद से, 28/3। तो यहां से देखो एफ डैश 4 को आप रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है, 32/9 बना लो वहां पे, तो f8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28/11 इंटू एफ डैश 4, एफ डैश 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 11/28 इंटू एफ ऑफ 8। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to π/2, आई दिया हुआ अपने को 0 to π/2 e टू दी पावर माइनस अल्फा साइन एक्स dx, इसको अपने को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, अल्फा पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करना है तो अप्रोक्सीमेशन करने का तरीका अपने पास क्या है, जो अपन ऑप्शन में देखें तो i लेस देन π/2, i ग्रेटर देन π/2 इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा, i ग्रेटर देन 0, ऐसे कुछ ऑप्शन है। अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैंने बोला कि जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स, उसको मैं बोल सकता हूं वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा e टू द पावर अल्फा, e टू द पावर माइनस है ना, e टू दी पावर माइनस अल्फा साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 0 से इंफिनिटी में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर अल्फा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू -1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब साइन एक्स होगा 1, साइन एक्स 1 भी तो हो सकता है ना, ठीक है, ये होने वाला है। बट इंटीग्रेशन अपन अल्फा 0 से इंफिनिटी है, बट अपने को जो साइन एक्स दिया हुआ है वो तो, जो साइन एक्स वेरी करेगा वो तो 0 से π/2 में ही वेरी करेगा, तो अपना लिमिट और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा साइन एक्स। अपने को पता है कि साइन एक्स जो है -1 हो ही नहीं सकता, साइन एक्स वेरी कर रहा है 0 to 1, तो इसके बजाय अपन क्या लिखेंगे सॉरी, साइन एक्स जब 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो e टू दी माइनस अल्फा साइन एक्स वेरी करेगा माइनस अल्फा से 0 के बीच में, बोलो, तो e टू दी पावर दिस इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, माइनस अल्फा साइन एक्स विल वेरी फ्रॉम e टू दी पावर माइनस अल्फा टू e टू दी पावर 0 विच इज 1।
तो e टू द पावर माइनस अल्फा से 1 के बीच में ये आने वाला है। जब ये 0 होगा तब ये 1 हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस अल्फा हो जाएगा जब sin x होगा 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों तरफ। तो अपन ने बोला कि e टू द पावर माइनस अल्फा साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, इसका इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई 2। तो इसके इंटीग्रेशन से आई, जो भी आई दिया हुआ है, इस दैट विल बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा। अब पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जो भी होगा 0 से तो बड़ा ही होगा, सही बात है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई इज लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, आई इज लेस देन पाई बाई 2, लेस देन पाई बाई 2। अब कोई बोलेगा सर इक्वल टू नहीं आ रहा है ना, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन बीच में जो भी होगा कांस्टेंट 1 मैक्सिमा के साथ नहीं चल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो बीच में कम होगा तो ये वैल्यू इससे थोड़ी सी कम ही होगी, है ना। तो ये इससे वैल्यू क्या होगी, कमी होगी, ये इससे ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, जरा सा भी ज़्यादा होगा बट ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। कंसिस्टेंटली 1 नहीं है थ्रू आउट, मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे अचीव करेगा फिर नीचे जा रहा है फंक्शन। पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा से भी क्या होगा, आई ग्रेटर होगा। सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 7 काफी आसान प्रॉब्लम है, कर सकते हैं अपन आराम से बहुत। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 3,4 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये अपन को क्या दिया, y इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है इफ दिस इज पासिंग थ्रू 3,4। ठीक है, तो अपने दिमाग में क्या आता है देखो, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ये दिमाग में चलना चाहिए। एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश माइनस एक्स। ठीक है, मैंने बोला यहां से मैं वाई डैश यदि कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, वाई डैश। यहां से मैंने वाई डैश कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वाई डैश प्लस एक्स। यहां से माइनस कॉमन लिया तो वाई डैश प्लस एक्स। तो काम हो गया अपना, ये बन रहा है वाई डैश माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो दो रूट आ गए, एक तो आ गया वाई डैश इज इक्वल टू 1, दूसरा आ गया वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब तो नॉर्मल बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, दोनों सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है अपने को और बोल रहा है कि y ऑफ वाई एन के एन इंटू वाई इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की अपन ने लिखी है। ठीक है, वाई एन, यहां पे वाई एन किसको डिनोट कर रहा है, nth डिफरेंशियल ऑफ y। ठीक है, के एन कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है, तो अपने को निकालना है K4, है ना। ये सब कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला कि K4 निकालने के लिए फोर्थ डिफरेंशियल इसका निकालते हैं। y डैश किया तो क्या आएगा, y डैश या y1 निकालते हैं सबसे पहले। y1 क्या आने वाला है, y1 आने वाला है e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो e टू द पावर माइनस एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा माइनस कॉस एक्स डिफरेंशियल, फिर e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यही आएगा, बाद में बात करते हैं y2 की। y2 इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इनटू दिस। तो e टू द पावर माइनस एक्स वहां से अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब
ई टू पावर माइनस एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कोस का हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है 2 साइन एक्स, तो y2 आ जाएगा अपने पास e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 साइन एक्स। फर्दर डिफ्रेंशिएशन करते हैं y3, y3 विल बी e टू द पावर माइनस एक्स 2 एज इट इज साइन एक्स e टू द पावर माइनस एक्स, तो पहले तो आ जाएगा ये e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है कोस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फर्दर डिफ्रेंशिएशन y4 करते हैं, y4 विल बी 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये एज इट इज हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्या आ रहा है देखो, साइन एक्स से साइन एक्स गया माइनस 2 कोस एक्स, तो y4 अपने पास क्या आ गया देखो, y4 इज इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आ गया। इसका मतलब y4 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो y4 ये क्या है k4 ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स क्या आएगा देखो, ये दिया हुआ है अपने को y, है ना। अब अपन क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स था, तब चीजें क्या आ रही थी, इसका सॉल्व करने पे क्या मिला अपने को, y4 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, यही मिला अपने को। तो मैंने बोला अब y8 में और y4 में क्या कनेक्शन रहा होगा, y8 में और y4 में क्या कनेक्शन रहा होगा, इसको मैं y4 क्या होगा -4y होगा, अब y4 क्या होगा -4y होगा, बोलो सही है बात, -4 इंटू ई टू दी पावर जो भी ये दिख रहा है अपने को, इसको मैं नया फंक्शन मान लेते हैं कुछ, लेट से f मान लेता हूँ मैं, है ना, -4 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं मान लेता हूँ f है। अब मैं बोलूंगा कि इसको फिर से मैंने 4 बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है y8 प्लस 4 इंटू एफ इज इक्वल टू 0, बोलो आने वाला है क्या। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y8 प्लस 4 इंटू y4 इक्वल टू 0, बस ये बात अपने को समझनी थी यहाँ पे, है ना। इसको अब बार बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। y4 इज इक्वल टू एफ यदि अपन ने लिया, कोई f इसी टाइप का है ना, फंक्शन इसी टाइप का है, अब इसमें फर्दर मैनिपुलेशंस करेंगे तो यही आने वाला है। अब देखो यहां से अपन ने निकाला y8 प्लस 4 इंटू y4 को रख देंगे, y4 है क्या, y4 है -4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स, तो -4y है ना वो, इक्वल टू 0, तो y8 प्लस y8 माइनस 16y इक्वल टू 0, तो अपन बोल सकते हैं कि k8 आ रहा है -16। सिमिलरली k12 क्या आएगा 64, k16 क्या आने वाला है -256। ऐसे पैटर्न ये चलता चला जाएगा। इस पैटर्न को अपने को ऑब्जर्व करना था कि किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे ये समझना सबसे जरूरी था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है
क्वेश्चन नंबर 9 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 2 डिग्री सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल दिया हुआ है अपने को, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका अपन ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और ये जेई में पूछा भी नहीं जाता है इसको सॉल्व करना। इसका मतलब इसके कौन कौन से सॉल्यूशन है, ये अपन थॉट प्रोसेस अपना क्या रहेगा, अपन जाएंगे ऑप्शन से, चारों ऑप्शन में कौन इसको उल्टा सेटिस्फाई कर रहा है, या उसको अपन कर्व मानते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए उस कर्व की, क्या ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है क्या, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट को चेक कर देता हूं, सिमिलरली तुम बाकी सबको चेक कर लोगे। ए को, ए क्या है, y इज इक्वल टू 2 प्लस C1 cos x प्लस रूट ऑफ C2 साइन एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। y डैश क्या आ जाएगा, C1 cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस C1 साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x, ठीक है। फिर y डबल डैश किया अपन ने, y डबल डैश विल बी माइनस ऑफ C1 cos x माइनस ऑफ रूट ऑफ C2 साइन एक्स। C1 cos x माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये क्या है, ये बराबर है किसके, माइनस ऑफ, यहां से देखो दिस इज नथिंग बट y माइनस 2, तो y डबल डैश प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो सही है बात। तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं आई ना, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये इसका थॉट प्रोसेस है, यहां से अपन आराम से सोच सकते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, अपने को दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई प्लस 2x वाई क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है अपने को, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं पहले, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है माइनस 2x वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया, अब यहां से होमोजीनियस नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, होमोजीनियस नहीं है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ना, वाई क्यूब को टी रखें तब भी कुछ चीजें नहीं बन सकती, तो इसका मतलब इसको कैसे सोचा जाए, है ना, तो इसका मतलब कुछ दूसरा प्रोसेस में लगाना चाहिए, या तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन वाई क्यूब को टी मानते हुए कुछ सोच सकते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें थॉट प्रोसेस अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचते हैं अपन, एक तो अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से थोड़ा सोचते हैं इसको, प्लस 2x वाई क्यूब डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू डी वाई, ये बन रहा है। अब यहां से मैं ये बोल रहा हूं 2x dx को मैं लिख सकता हूं, ये देखो वाई स्क्वायर यदि यहां से कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई है, डी वाई है ना, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये वाई बच गया इज इक्वल टू डी वाई। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये बन रहा है अपने पास डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो जाएगा अब ना, सोल्व हो जाएगी चीजें, ठीक है, समझ में आ रही है के बाद, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे अब दोनों तरफ, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, 1/x² वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स ये दिया हुआ है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अगेन उसी टाइप का कुछ ये है, x² वाई क्यूब प्लस एक्स वाई को t नहीं ले सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें ना। x को कॉमन लेके कुछ सोचा जा सकता है क्या, या तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सोचने की कोशिश करेंगे इसको भी, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं इसको बोलता हूँ कि इसको ऐसे लिखते हैं एक बार, dx बाई dy, क्योंकि ऊपर 1 है, कुछ फायदा होता है क्या, है ना। इसको ऐसे लिखा है ना, ऊपर 1 था तो ऐसे अपन लिखने में लिख के सोचते हैं, ठीक है। x² वाई क्यूब प्लस x² है, ये x है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1 का ही है। तो इसको इस तरीके से एक बार सोचते हैं। मैंने बोला इसको अपन x² से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, dx बाई dy 1/x² इज इक्वल टू, है ना, माइनस वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब, है ना। x² का अपन ने डिवाइड कर दिया। तो देखो ये बन रहा है, और अपन ये जानते हैं कि -1/x को t लेते ही, है ना, ये बन जाएगा अपने पास -1/x को t लेते ही ये बन रहा है 1/x² dx विल बी dt, 1/x² dx विल बी dt। y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, dt बाई dy माइनस प्लस 1/x को मैंने t माना है ना, माइनस ऑफ 1/x को मैंने क्या माना है, t, तो ये बन जाएगा प्लस टी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। e⁻ इंटीग्रेशन y dy आएगा ये, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये आ जाएगा e⁻y² बाई 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, d ऑफ e⁻y² बाई 2, d ऑफ e⁻y² बाई 2 इंटू t इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू e⁻y² बाई 2 dy। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको पूरा। यहां पे देखो, ये तो इसका इंटीग्रेशन e⁻y² बाई 2 इंटू टी आ जाएगा। इधर इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, देखो y² को मैंने u मान लिया है ना, y² बाई 2 को मैं क्या मान लेता हूं, u। टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू, 2y dy इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। तो y dy है ना, y², एक जो y² है उसकी जगह रख दूंगा 2u, e⁻y² बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू, इधर वाले का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y² की जगह रख देते हैं 2u, एक y dy चला जाएगा किसमें, एक y dy, 2y dy, y dy बचेगा यहाँ पे, है ना, y dy इज इक्वल टू डी यू, और y इंटू डी वाई किस क्या क्या मिल जाएगा अपने को, डी यू, ठीक है, इंटू e⁻ u इंटू डी यू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, y² इज इक्वल टू 2u, एक y dy जो था बन गया du, ठीक है। तो सही है बात, इसको इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं बहुत आराम से, e⁻y² बाई 2 इंटू टी, बाई पार्ट्स लगा दो, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2u इंटू e⁻u माइनस 2 इंटू e⁻u, ठीक है।
प्लस सी, वाई स्क्वायर बाई टू फिर से रख दो, t इज इक्वल टू, ये भी एक तरीके से वाई स्क्वायर बाई टू है तो इसको भी मैं u ही मान लेता हूँ ना, e टू द पावर u से मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरी तरफ, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u माइनस 2 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस यू। ठीक है, सही है बात। तो t की वैल्यू यहां पे क्या है, t इज वॉट, t इज माइनस 1 बाई एक्स, t इज माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू u, यहां पे क्या है वाई स्क्वायर बाई टू माइनस 2 प्लस अब देखो ये अपने पास आंसर आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं अपन। सी को नया सी डेस ले लो, माइनस से क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ए इज करेक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर आ रहा है ना, रिड्यूसिबल टू लीनियर आ रहा है, बोलो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, सही बात है, बी करेक्ट है, सी तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, डी है ना 2 बाई एक्स इज इक्वल टू आ रहा है, वो तो इनकरेक्ट हो गया, और डी भी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है ना। डी को सिंप्लीफाई यदि करना चाहें तो डी ये बोल रहा है माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू, तो प्लस 2 उधर गया तो 1 बाई एक्स माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 एक्स बाई एक्स आएगा, बट अपने को क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2 एक्स बाई एक्स। ओके, तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो सी इनकरेक्ट हुआ, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन है ना, नहीं बनता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिकी प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने को ट्रिक पे बेस्ड अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसके लिए डिफरेंट थिंकिंग चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज अपने को राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, द हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू पी, ये दिया हुआ है पी। ठीक है, अपने को निकालना है सॉरी, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, द हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू पी, तो ए बी इज इक्वल टू पी, तो ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, तो ये अपने आप सी हो जाएगा। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए प्लस सी ए डॉट सी बी, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो किसी एक को जीरो मानते हुए वेक्टर बना लो, सबसे सी ए डॉट सी बी वैसे भी जीरो हो जाएगा, सी ए डॉट सी बी तो क्या आ जाएगा जीरो, 90 डिग्री है, तो ये तो जीरो हो गया, तो सी को मैं जीरो मान लेता हूं ओरिजिन, तो ये वेक्टर मान लेता हूं मैं ए, ये वेक्टर मान लेता हूं मैं बी। यदि वेक्टर की हेल्प से करना चाहें तो ए बी क्या होगा, ए बी विल बी ए से बी को प्रोजेक्टेड, तो बी माइनस ए, ये ए बी हो गया, ए सी विल बी सी माइनस ए, तो सी क्या है जीरो, तो हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, प्लस बी सी विल बी है ना, बी सी विल बी सी माइनस बी, तो माइनस बी इंटू बी ए वेक्टर कौन सा होगा, बी ए वेक्टर विल बी ए माइनस बी। लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये क्या आएगा देखो, ए डॉट बी
ए डॉट बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए डॉट बी, ये ए वेक्टर माना है, ये मैंने बी वेक्टर माना है, तो ए डॉट बी तो वैसे ही जीरो हो रहा था, तो ए डॉट बी तो वैसे ही क्या हो रहा है, जीरो, बट यहाँ से ये इसके माइनस आ गया तो वैसे ही जीरो हो गया। और अपने को क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पी स्क्वायर। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 समझना, इन ए 4 डायमेंशनल स्पेस वेयर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिसेस आर दिस 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 एंड a1 a2 a3 a4 आर 4 डायमेंशनल स्पेस है। यहाँ पे 3D की बात नहीं कर रहे अपन, 4D की बात कर रहे हैं। 4 डायमेंशनल स्पेस आर 4 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, है ना। 4 डायमेंशन मतलब एक और डायमेंशन अपन ने बढ़ा दी, जैसे लेट से साउंड, कुछ भी, मतलब कोई भी एक डायमेंशन अपन बढ़ा सकते हैं, है ना। ये यदि वेक्टर अलजेब्रा अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अपने को ये समझ में आएगा वेक्टर अलजेब्रा में कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, v1 v2 v3 v4 v5, कोई भी डायमेंशन, कितनी भी डायमेंशन हो सकती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डायमेंशंस देखते हैं। इन ए 4 डायमेंशनल स्पेस वेयर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिसेस आर दिस 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 आर 4 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इसका मतलब जो a1 a2 a3 a4 ये दिए हुए हैं, ये क्या है अपने पास, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात कोई भी एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ एनी ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, देन वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा उस केस में। और लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरे को यदि पता है तो a1 का, है ना, इसको पहले रीराइट कर लो, a1 को लिख लो, a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, लैम्डा -1, a2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू, a3 का कोफिशिएंट क्या है देखो, प्लस म्यू के साथ a2 में और आएगा -2 गामा, है ना। 1 माइनस लेमडा प्लस म्यू -2 गामा। a3 के साथ क्या क्या देखो, म्यू प्लस गामा +1। ऐसे ही a4 के साथ क्या है, a4 वेक्टर के साथ गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, है ना। ये अपन ने लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को पता है कि λ1a प्लस λ2a2 प्लस λ3a3, अपन ने यदि थ्योरी को फॉलो किया है, दिस इक्वल टू 0 and if they are linearly independent vectors then all, ये मैंने बोला all lambda I must be equal to 0, तभी ये पॉसिबल है लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि एक भी नॉन जीरो हो गया तो उसके रेस्पेक्ट में अपन बोल सकते हैं कि ये बाकी की टर्म्स में लिखा जा रहा है ना। यदि मान लो a1 का कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो a1 इज इक्वल टू बाकी सब की टर्म्स में लिख दिया ना अपन ने, तो वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंसी नहीं रही, फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब इन सब λ1 λ2 λ3 λ4 को जीरो होना पड़ेगा तभी ये जीरो होगा, है ना। इसका मतलब ये भी जीरो इक्वेशन, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 4 इक्वेशन है बच्चों और 4 वेरिएबल है, आराम से सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से λ इक्वल टू 1 मिल गया, इसको इसमें रख दो तो म्यू और गामा में 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 5 से म्यू और गामा निकलेगा, फिर लास्ट में गामा निकल जाएगा तो डेल्टा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था फंडा। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो ये बेसिकली एजम्पटोड पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। इन जनरल ये थ्योरी अपने जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट सिंस
कॉम्प्रिहेंशन देके सब कुछ अपने को लिख दिया है तो अपने को ये प्रॉब्लम बनना चाहिए। काफी आसान प्रॉब्लम है यदि तुमने कॉम्प्रिहेंशन को ढंग से समझाए तो। पूरा सब कुछ इसका आंसर कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व दिस इक्वल टू 0। तो यहां पे यदि ऑप्शन में देखें ए बी सी डी, तो ऑप्शन क्या है, सारे या तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है या वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, ठीक है। x इक्वल टू 0 टाइप का या y इक्वल टू समथिंग टाइप का ऑप्शन है। इसका मतलब अपने को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चेक करते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए चेक कर लेते हैं। उसका तरीका अपने को दिया हुआ है, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। उसको निकालने के लिए अपने को क्या करना है, 0 को इक्वेट करना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, है ना। हाईएस्ट पावर टू x, जो हाईएस्ट पावर है x का, उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे अपने पास क्या है यहाँ पे yx स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, y माइनस 4 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें यदि अपने को हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है तो x स्क्वायर का हाईएस्ट पावर y माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा यहां पे एसिम्पटोट। ऐसे ही है ना, दिस इज थ्योरी, यही अपने को दिया हुआ है। और अपने को मान लो वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है तो y का हाईएस्ट पावर को 0 करना है। y का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 के साथ है ना y की पावर 1 और आगे कुछ नहीं है, y की पावर 1 आगे अवेलेबल नहीं है, तो y की पावर 1 का कोफिशिएंट है x स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0। तो ये एसिम्पटोट आ गई, फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16 की। तो 16 की देखो, सबसे पहले थ्योरी समझो अच्छे से। 16 की थ्योरी क्या बोल रहा है, फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट का मतलब जैसे x प्लस 1/x जो फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इस फंक्शन की y इक्वल टू x ऑब्लिक एसिम्पटोट होती है। तो एसिम्पटोट होता क्या है, पहले एसिम्पटोट इज ए लाइन विच, है ना, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट as x tends to infinity, this distance between f of x and line as x tends to infinity approaches to 0, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों हो सकता है ना, है ना। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0 को टेंड करनी चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस किसको टेंड करनी चाहिए, 0 को टेंड करनी चाहिए। यही डेफिनेशन है इसकी एसिम्पटोट की भाई। एज x tends to plus minus infinity, distance between a line and the curve approaches to 0, tends to 0, लिमिट होता है, लिमिट की टर्म्स में, है ना। या अपन ऐसे बात करें, लिमिट x tends to infinity f of x minus ax plus b, this tends to 0 एज x tends to infinity और प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों, कुछ भी लिख सकते हो तुम। ये 0 को टेंड करना चाहिए, f ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस बी, वाई टू माइनस वाई वन। एक्स तो ऑब्वियसली वहाँ पे दोनों का सेम ले लेंगे अपन, तो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई टू माइनस वाई वन अप्रोचेस टू 0, या अपन बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। दिस इज एसिम्पटोट। तो इसको ऑब्लिक एसिम्पटोट बोल देते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन x प्लस 1/x के लिए ऑब्लिक एसिम्पटोट है। इसको निकालने का तरीका तुम्हारे को दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में। क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है ये कैलकुलेट करो, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैसे डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है अपनी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है उसमें y इज इक्वल टू, तो क्या रखना है, y इज इक्वल टू m रखना है, और x इज इक्वल टू क्या रखना है बच्चों, 1। तब जो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री में रखना है ना, हाईएस्ट डिग्री मान लो n है,
हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की पावर्स को मिला के जो बन रहा है ना, वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो यहां पे यदि अपन प्रॉब्लम को देखें तो देखो है क्या अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, ये है कर्व, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, तो इसको ध्यान से देखो, यहां पे हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, यदि एक्स वाई स्क्वायर भी प्रेजेंट होता तो उसको भी अपन काउंट करते, ठीक है। कंबाइन होके जो हाईएस्ट डिग्री बन रही है उसकी अपन बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट। तो ये बोल रहा है कि जो हाईएस्ट पावर्स है उसमें क्या रख दो, उसमें x इज इक्वल टू 1 रख दो और y इज इक्वल टू क्या रख दो, m। तो साई n, या अपन बोल सकते हैं कि साई 3m, ये फंक्शन क्या बनने वाला है, थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर नाम है ये, है ना, साई 3m। तो x की जगह 1 रखा, y की जगह m रख दिया, 1 प्लस m क्यूब मिल गया। कोई बोलेगा कि साई n माइनस 2 कैलकुलेट करना है, मतलब साई 2 यहाँ पे अवेलेबल है क्या पावर, बिल्कुल, x की पावर 1 y की पावर 1, मतलब नेट पावर क्या है 2, ठीक है। ये कैलकुलेट किया तो x की जगह 1 रख दिया, y की जगह m रख दिया, ये प्रोसीजर है जो अपने को फॉलो करना है। तो वो आ रहा है माइनस 3m। ये दोनों कैलकुलेशन हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, y इक्वल टू, अब ये बोल रहा है कि इसको जीरो करने पे जो स्लोप आ रही है वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की स्लोप होगी। तो इसको इक्वल टू 0 किया तो m की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1, m इक्वल टू -1 आ गया। और c निकालने के लिए अपने को बोला है, c का फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस साई n माइनस 1 m अपॉन साई डैश ये निकालना है, ठीक है। तो देखो साई ऑफ n माइनस 1 का मतलब अपने को निकालना है 2m अपॉन यहां पे साई डैश 3m, ये निकालना है। साई ऑफ जाई ऑफ 2 साई जाई जो भी बोल दो, 2 ऑफ m वो होगा -3m, तो माइनस ऑफ -3m अपॉन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो क्या आ रहा है देखो, 3 से 3 गया, 1 अपॉन m क्या -1, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसका मतलब इक्वेशन अपने को क्या मिलने वाली है, y इक्वल टू -x - 1। तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली अपने को ये सोच के करना था कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसको दिमाग में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रीवियस थ्योरी आपको यूज करने का जरूरत नहीं है पूरे में, है ना, कहीं भी यूज भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है एजम्पटोट, ये सब कैलकुलेशन हायर अलजेब्रा की है। अपन जब आईआईटी वगैरह में जाएंगे तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती है मैथ्स में, जिसके मैथमेटिक्स होगी उसको फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत इसका टच करते हैं, बाकी डिटेल में आगे पढ़ाई जाती है। कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, काफी आसान प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, ये सबसे बनना चाहिए था, है ना, इससे पिछला भी बनना चाहिए था, है ना, सिर्फ दिमाग कॉम्प्रिहेंशन में लगाते तो बन जाता है ना, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने बनाया भी होगा वो। अब 1 टू इन्फिनिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अपने को पता है कि पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोसेक इनवर्स x के बारे में पता होना चाहिए। कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाओ बच्चों, ग्राफ भूल जाते हैं अपन कई बार, तो ग्राफ को इस तरीके से रटना नहीं है, याद क्या रखो, उसके टिपिकल पॉइंट्स याद रखो। x इज इक्वल टू 1 रखने पे कोसेक इनवर्स 1 क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1 होने वाला है अपने पास π/2, तो ये पॉइंट आने वाला है। कोसेक इनवर्स -1 क्या आने वाला है, -π/2, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। कोसेक इनवर्स 0 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये ग्राफ इसका बन गया तुरंत। सिर्फ डोमेन रेंज से ग्राफ बन सकता है ना, चीजों को सिंप्लीफाई। ये π/2 यही कहीं मान लो 1 होगा, तो ये पॉइंट क्या है, कोसेक 1,
अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू कोसेक 1, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है 1, यहां पे इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है 1, इस पूरे में यहां पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है बच्चों, π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और यहां पे 1 है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 इंटू dx प्लस इसके आगे कोसेक 1 टू इंफिनिटी, ये 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या है देखो, कोसेक 1 माइनस 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलर वे में अपन 18 भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ b 1 to 100, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 100 सेक इनवर्स x dx, इसका भी अपने को क्या बनाना है, ग्राफ। अपन पहले तो इसकी रेंज बताते हैं, रेंज क्या है, सेक इनवर्स x की रेंज होती है 0 to पाई, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सेक इनवर्स 1 क्या देगा अपने को, 0 देगा, ये 0 देगा। सेक इनवर्स -1 क्या देने वाला है, पाई। ये 2 पॉइंट अपन ने याद रख लिए। और π/2 पे गड़बड़ होती है, तो π/2 पे गड़बड़ होती है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ। अब देख लो अपने को क्या निकालना है, 1 to 100 तक इंटीग्रेट करना है। तो 1 से पहले कहां तक जाएंगे, सेक 1 तक, इंटीग्रेशन वहां पे क्या होगा 0, फिर सेक 1 to 100 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 थ्रू आउट। अब आगे सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, क्योंकि ये π/2 से नीचे है। 1 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू y की आ रही है, सेक इनवर्स x 1 से लेके π/2 के बीच में है, तो आंसर क्या मिलने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 इंटू dx। तो ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस सेक ऑफ 1, दिस विल बी द आंसर। लास्ट वाला काफी आसान था, तो इस पे पहुंचने पे चीजें होगी, है ना, धीरे धीरे लास्ट के जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सारे ही एक तरीके से इजी है। लास्ट इम्पैक्ट काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अपने को दिया हुआ है 1 + y² इंटू dx माइनस xy इंटू dy इक्वल टू 0। तो देखो ये तो सिंपल सा बन गया, dx/x माइनस इज इक्वल टू y/1 + y² इंटू dy। इंटीग्रेबल है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू -1 + y² अपॉन √1 + x², ठीक है, 1 माइनस x², है ना। ये दिया हुआ अपने को, तो देखो dy के अपॉन में ले आते हैं ये, और dx उधर ले जाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम आराम से, है ना, दोनों ही आसान है। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था जो कि काफ़ी सिंपल था। तो बेसिकली इस पेपर को यदि तुम अप्रोच करना चाहो तो आई थिंक इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो फर्स्ट, ये इसका अप्रोच रहेगा। स्ट्रेटजी यदि एग्जाम में अपन देखें तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि 6 to 7 प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स को हिट करो सबसे पहले, है ना, और वो 6 to 7 प्रॉब्लम हमेशा हर पेपर में तुम्हारे को मिल जाएगी। तो यदि 20 का पेपर है उसमें से 6-7 प्रॉब्लम तुम शुरू में ही हिट कर देते हो, है ना, वो 20 से 25 मिनट में तुम कर सकते हो। यदि इजी है क्वेश्चन तो 25-30 मिनट में वो प्रॉब्लम कर सकते हो और एक्यूरेटली कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने से तुम्हारा अपने आप 3-4 प्रॉब्लम और तो 40% 50% यदि तुम स्कोर करते हो तो ठीक ठाक स्कोर होता है मैथ्स में, ठीक ठाक, क्या बहुत अच्छा स्कोर होता है। 50% स्कोर इज गुड स्कोर, ठीक है। तो आराम से तुम जेई क्लियर कर सकते हो आराम से, बाकी सब्जेक्ट्स मिला के आराम से जेई क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी रखना चाहिए, है ना। इजी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, उनको एक्यूरेटली अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।